बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी में ऐसा क्या हुआ था जो वहां पर नाजिज्म की शुरुआत हुई, कैसे हिटलर को डिक्टेटर बनने का मौका मिला, चांसलर बनने का मौका मिला, और वो क्या कारण थे जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, या हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण क्यों माना जाता है। कल हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स तक कर चुके हैं और हमने इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसको एक्सपेंड करेंगे। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर इन पीपल। आर्थिक क्राइसिस की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी और डर की भावना आ गई थी। The middle classes, especially salaried employees and pensioners, saw their savings diminish when the currency lost its value. जर्मनी की करेंसी जो कि मार्क है वो लगातार डिमिनिश होती जा रही थी, उसकी वैल्यू डाउन होती जा रही थी। इसी वजह से जो मिडिल क्लास लोग हैं, स्पेशली जो सैलरीड पर्सन या पेंशनर्स हैं, उनकी सेविंग लगातार कम होती जा रही थी। Small businessmen, the self-employed and retailers suffered as their business got ruined. छोटे व्यापारी, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स और रिटेलर्स जो थे उनका व्यापार लगातार चौपट होता जा रहा था। The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agricultural prices, and women, unable to fill their children's stomachs, were filled with a sense of deep despair. एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पेजेंट्री थी वो अफेक्ट हो रही थी क्योंकि खेती के जो प्रोडक्ट्स थे उनके प्राइसेस लगातार घटते जा रहे थे, तो किसानों की हालत भी खराब थी। महिलाएं अपने बच्चों को रोता बिलखता नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो उनका पेट नहीं भर पा रही थी। गरीबी और बेरोजगारी चारों दिशाओं में आतंक फैला रही थी। The Weimar Constitution had some inherent defects which made it unstable and vulnerable to dictatorship. One was proportional representation. वाइमर का जो संविधान है उसमें बहुत सारी कमियां थी और इसीलिए वो स्टेबल नहीं था। 239 डेज के अंदर 20 बार से ज्यादा सत्ता परिवर्तन हुआ। One was proportional representation. This made achieving a majority by any one party a near impossible task. ऐसे हालतों में किसी भी एक पार्टी के लिए मेजॉरिटी हासिल करना बहुत नामुमकिन कार्य था। लीडिंग टू अ रूल बाय कोलिशंस। अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48, और उसके अलावा एक आर्टिकल 48 वो सबसे बड़ा डिफेक्ट था, विच गेव दिस ने प्रेसिडेंट को ये पावर्स दे दी थी कि वो अपनी मन मर्जी से जब चाहे इमरजेंसी लगा सकता है, नागरिक के अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, अपने कम समय में ही वाइमर रिपब्लिक ने 239 डेज के टाइम पीरियड में ही वाइमर रिपब्लिक ने 20 डिफरेंट कैबिनेट्स को बनते और बिखरते देखा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 48 का बहुत ज्यादा उदारवादी तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। Yet the crisis could not be managed. People lost confidence. लोगों का अपनी सरकार से विश्वास उठ चुका था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से विश्वास उठ चुका था, which seemed to offer no solution, और उन्हें कोई भी हल नजर नहीं आ रहा था। Hitler's rise to power, पार्ट 1.1 है ये। द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत ज्यादा क्राइसिस थे। सामाजिक और राजनीतिक स्थिति जो है वो सारी की सारी इस तरह से बन गई जिससे कि हिटलर को पावर में आने का मौका मिला। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो हिटलर ने आर्मी ज्वाइन की और वो आर्मी के अंदर एक मैसेंजर के रूप में काम करता था। बिकम अ कॉर्पोरल एंड अर्नड मेडल्स फॉर ब्रेवरी। उसने मैसेंजर होते हुए युद्ध में ऐसी जगहों पर संदेश पहुंचाने के काम किए जिसके लिए उसे बहादुरी या वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस।
In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party. 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया. He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers Party. He subsequently took over the organization. पहले तो उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया और धीरे धीरे वो इस पार्टी का मुखिया बन गया और पार्टी का नाम उसने रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria. 1923 के अंदर हिटलर ने ये प्लान किया जर्मनी का एक हिस्सा बावरिया को कंट्रोल करने के लिए उसने प्लान किया. मार्च टू बर्लिन, उसके लिए उसने बर्लिन की तरफ मार्च किया, बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल थी. एंड कैप्चर द पावर, और सत्ता हासिल करने का प्रयास किया. ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया. उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन बाद में उसे आजाद कर दिया गया. The Nazis could not effectively immobilize popular support till the early 1930s. 1930 तक नाजी जर्मनी के अंदर कुछ विशेष प्रभावशाली नहीं थे. It was during the Great Depression, ये आर्थिक मंदी का समय था, that Nazism became a mass movement, जब नाजिज्म एक विशाल आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया. As we have seen after 1929, जैसा कि हम जानते हैं 1929 का वो समय था जब बैंक्स जो है वो कोलैप्स कर गए थे, व्यापार बंद हो चुका था, ठप हो चुका था और वर्कर्स अपनी नौकरियां खो चुके थे और जो मिडिल क्लासेस थे वो थ्रेटन्ड विद डिस्टिट्यूशन. In such a situation, Nazi propaganda stirred hopes of a better future. लोगों को नाजिज्म के अंदर आशा की किरण नजर आने लगी थी. In 1928 में the Nazi party got no more than 2.6% votes in the Riksdag and the German parliament. By 1932, it had become the largest party with 37% votes. 1932 तक 37% वोट्स के साथ नाजी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी. यानी कि 1932 के इलेक्शंस जब हुए तो नाजी पार्टी को 37% वोट मिले, जबकि 4 साल पहले ही जब 1928 में इलेक्शंस हुए थे तो उस समय नाजी पार्टी को केवल 2.6% वोट्स ही मिले थे. हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर. हिटलर एक बहुत ही ताकतवर वक्ता था, प्रभावशाली वक्ता था. हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल. उसके विचार और उसके शब्द लोगों के ऊपर प्रभाव डालते थे. ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन. उसने लोगों को ये वचन दिया कि वो एक ताकतवर राष्ट्र का निर्माण करेगा. अंडर द इनजस्टिस ऑफ द वर्साइल्स की संधि में जो अन्याय हुआ है उसका बदला लेगा और जर्मन लोगों के सम्मान को फिर से वापस दिलाएगा या जर्मनी के सम्मान को फिर से वापस दिलवाएगा. ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट. उसने ये वचन दिया, ये प्रॉमिस किया कि वो लोगों को रोजगार देगा और जो युवा है उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा. ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस. उसने ये प्रॉमिस किया, ये वचन दिया कि जर्मनी के अंदर जो भी विदेशी इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, शक्ति, जो विदेशी शक्तियां जर्मनी को इफेक्ट करती हैं, उन सब के इन्फ्लुएंस को वो खत्म कर देगा और वो जो भी विदेशी कॉन्स्पिरेसीज हैं उन्हें वो खत्म कर देगा. द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. On 30th January 1933, 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की. चांसलरशिप उस समय जर्मन कैबिनेट की सबसे हाईएस्ट पोजीशन मिनिस्ट्री थी. Having acquired powers, Hitler set out to dismantle the structure of democracy.
चांसलर बनने के बाद हिटलर के पास पावर आ गई और उसने सबसे पहले ये फैसला किया कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी जर्मनी में है उसे खत्म किया जाए। ऑन मार्च 3, 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। 3 मार्च 1933 को एनेबलिंग एक्ट को पास कर दिया गया और इस एक्ट के पास होते ही जर्मनी के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई, यानी कि हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर बन गया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस इन जर्मनी वर बैन्ड। जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी को छोड़कर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सबको बैन कर दिया गया। जितनी भी व्यापारी संगठन थे उन सबको बैन कर दिया गया। नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स, नाजी पार्टी उसके सिर्फ नाजी पार्टी और जो उसके सहयोगी थे उनको छोड़कर जितनी भी बाकी पार्टीज थी उन सबको बैन कर दिया गया। रिकंस्ट्रक्शन, जर्मनी का पुनर्निर्माण। Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist हजमल सैक्शन। हिटलर ने जर्मनी के आर्थिक विकास का जिम्मा अर्थशास्त्री हजमल सैक्शन को सौंपा। Who aimed at full production। हजमल ने हिटलर को ये मशवरा दिया, ये सलाह दी कि अगर हम पूर्ण उत्पादन करते हैं और पूरा रोजगार देते हैं तो उससे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, लेकिन उसके लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी कि सरकार पैसा खर्च करे, सड़कों का निर्माण करे, नहरों का निर्माण करे, नदियों, रेलवे नेटवर्क्स को डेवलप करे जिसमें कि लोगों को रोजगार दिया जाए, मजदूरी दी जाए, और जब लोग काम करेंगे तो अर्थव्यवस्था अपने आप पटरी पर आ जाएगी। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो, अपनी विदेश नीति में भी हिटलर को बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन। 1933 में वो लीग ऑफ नेशन से अलग हो गया। रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936। राइनलैंड पर 1936 में उसने अपना कब्जा दोबारा कर लिया। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला लिया। उसका कहना था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया समान है, नागरिक समान है, विचारधारा समान है। सो वन पीपल, वन एम्पायर एंड द वन लीडर। लोग एक हैं, साम्राज्य एक है और नेता भी एक ही है। कौन? हिटलर। उसने ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया और अब ऑस्ट्रिया भी जर्मनी का ही एक हिस्सा बन चुका था विद द स्लोगन वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। 1943 तक जर्मनी का जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ। आसपास के जितने भी देश थे, पर्शिया, टर्की, इराक, सीरिया, सब देशों पर जर्मनी ने अपना कब्जा कर लिया। द नाजी वर्ल्ड व्यू। The crimes that Nazis committed were linked to a system of a belief and system of practices. Nazis जो भी क्राइम कर रहे थे वो एक प्रमुख विश्वास या विचारधारा से प्रेरित थे। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिम्स विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। नाजी विचारधारा वही विचारधारा थी जिस नजरिए से हिटलर पूरी दुनिया को देखता था। अकॉर्डिंग टू दिस, इस विचारधारा के अनुसार, देयर वॉज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल, लोगों में कोई समानता नहीं है, बट ओनली ए रेशियल हायरार्ची, केवल नस्ल भेद है। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन। हिटलर की जो ये विचारधारा थी वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से बहुत ज्यादा प्रभावित था। चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर ने एक थ्योरी दी थी कि जो भी धरती पर परिवर्तन के साथ अपने आप को बदल लेता है उस वही धरती पर सरवाइव कर सकता है, जो नहीं बदलता है वो सरवाइव नहीं कर सकता। The other aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum और living space। और जो हिटलर की आइडियोलॉजी का दूसरा एस्पेक्ट था वो था लिविंग स्पेस। ये धरती केवल उन्हीं लोगों के रहने लायक है जो प्योर हैं, यानी कि जो सुंदर हैं, जो नीली आंखों वाले हैं और जो स्वस्थ हैं। केवल वही लोग अर्थ पर रहने के लायक हैं, केवल वही लोग धरती पर सर्वाइव कर सकते हैं और बाकी सबको जीवन जीने का अधिकार नहीं है।